हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट परीक्षा की तैयारी में इस वीडियो में हम विज्ञान के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक होगा ध्वनि यानी साउंड। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए। और आज का पहला प्रश्न, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर मेरी क्लासेस होती हैं, तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए आप मेरा रेफरल कोड है IALI10। इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में 20% का डिस्काउंट अवेलेबल है। इसके साथ ही यूपी मंत्रा चैनल पर मेरी लाइव क्लास होती है शाम को 4:30 बजे। आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं विज्ञान के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट्स की। इन सेट्स में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के ही टॉपिक्स को चैप्टर वाइज यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हुए डिस्कस करेंगे और इस कोर्स को भी हम कंप्लीट कराएंगे अगर इस वाले प्रैक्टिस सेट पर आपका रेस्पॉन्स हमें अच्छा मिलता है तो लाइक और शेयर आप ज़रूर करिएगा ताकि इस सीरीज़ को बहुत आसानी से हम कंप्लीट कराएं आपको। चलिए आज का पहला सवाल करते हैं। ध्वनि नहीं गुजर सकती है, जो साउंड होती है वो इनमें से किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? ध्वनि यानी कि साउंड जो होती हैं वो यांत्रिक तरंगें होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं। यांत्रिक तरंगों का मतलब होता है ऐसी तरंगें जिनको गुजरने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनको गुजरने के लिए, जिनको पास होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम हमारे पास क्या हो सकते हैं? एक तो है एयर भी माध्यम है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ये माध्यम अवेलेबल हैं हमारे अर्थ पर। और यांत्रिक तरंगें भी दो प्रकार की होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं। एक तो होती हैं ट्रांसवर्स वेव, दूसरी होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो जो यांत्रिक तरंगों में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, जब ये तरंगें किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं, किसी मीडियम में एंटर करती हैं, तो माध्यम के जो कण होते हैं वो इसके समानांतर, इस वेव के समानांतर ट्रैवल करने लगते हैं, तो वो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जो साउंड है हमारी, वो साउंड ऐसा ही नेचर हमें दर्शाती है। तो आपको यहाँ दो क्वेश्चन मिले कि ध्वनि यानी साउंड क्या है। एक तो यांत्रिक वेव यानी मैकेनिकल वेव कहेंगे। मैकेनिकल वेव में भी एग्जैक्टली आप इसको क्या बोलेंगे? ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। कौन? ध्वनि यानी साउंड। और जो हमारी ध्वनि यानी साउंड होती है वो इन तीनों माध्यमों में एक तरीके से गुजरती है, तीनों माध्यम से होकर के गुजर सकती है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से आसानी से गुजर जाती है एक्सेप्ट वन। तो केवल निर्वात यानी वैक्यूम को छोड़ करके सॉलिड, लिक्विड, गैस में आसानी से ध्वनि ट्रैवल कर सकती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। जो वैक्यूम है, निर्वात है, एक्चुअली ये एकदम खाली स्पेस होता है जहाँ पर एयर तक भी नहीं होती है, कोई भी पार्टिकल नहीं होगा वैक्यूम में। जब पार्टिकल्स ही नहीं, कोई माध्यम ही नहीं मिलेगा इसको, ध्वनि को, तो ये आगे नहीं ट्रैवल कर पाती। तो निर्वात एक ऐसी जगह है जिसमें ये ध्वनि नहीं गुजरती है। गैस में, एयर में आसानी से ट्रैवल करती है। अभी मैं बोल रहा हूँ, आपके मोबाइल से ध्वनि आपके कानों तक पहुँच रही है बाई एयर यानी गैसेस। एयर क्या है? गैसों का मिक्सचर है, तो गैसेस के थ्रू ही आप गैसेस में आसानी से ट्रैवल कर रही है। लिक्विड में भी, सॉलिड में भी, सभी में ट्रैवल कर सकती है एक्सेप्ट निर्वात। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे तेज होगी? तो साउंड की स्पीड बतानी है आपसे, किस मीडियम में सबसे ज़्यादा होती है? जो ध्वनि की चाल होती है, स्पीड होती है साउंड की, वो सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में, उसके बाद उससे कम होती है लिक्विड में और सबसे कम होती है गैस में। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी फ्रेम कर सकता था कि ऑप्शन में आपको ये दे दे, आयरन में, वाटर में। देखो आयरन क्या है? सॉलिड है, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है साउंड की। और यहाँ वाटर क्या है? एक लिक्विड है, लिक्विड में उससे कम होगी, एयर में सबसे कम होगी। ऑप्शंस भी कुछ ऐसे ही हैं। तो इनमें से किस में ध्वनि की चाल सबसे तेज़ होगी? तो आप देख सकते हैं, ये तो क्या है? ये आपका गैस है, ये आपका लिक्विड है और ये आपका सॉलिड है। तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम गैस में। तो आप कर सकते हैं ऑप्शन सी, लकड़ी में इन दोनों के मुकाबले साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी। आंसर सी होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य श्रेणी क्या है? यानी हम लोग जो होते हैं, हमारे लिए
एक साउंड की ऑडिबल रेंज क्या है, यानी कितने हर्ट्स की जो साउंड है हम सुन सकते हैं। जो ध्वनि तरंगे होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं सुनने की क्षमता के आधार पर। अगर हम बात करें इंफ्रासोनिक साउंड की, ऐसे साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 से लेकर 20 हर्ट्स, यानी 20 हर्ट्स तक की या 20 हर्ट्स से कम तक की जो साउंड होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी, यानी ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स तक होगी, वो इंफ्रासोनिक साउंड कहलाएगी। उसके बाद में अगली रेंज होती है 20 हर्ट्स से लेकर 20 किलो हर्ट्स की। 20 किलो हर्ट्स को हम बोलते हैं 20,000 हर्ट्स, ठीक है। तो ये होती है ऑडिबल साउंड, इसको बोलते हैं श्रव्य ध्वनि, और ये ह्यूमन जो हम लोग हैं, मानव के लिए है ये। तो ऑडिबल साउंड, हम लोग जो जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनते हैं उसकी रेंज है 20 हर्ट्स से 20 किलो हर्ट्स, यानी 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स तक की फ्रीक्वेंसी की साउंड हम सुनते हैं। और दूसरी है अल्ट्रासोनिक साउंड, पराश्रव्य तरंगे। ये 20 किलो हर्ट्स या फिर इसको बोलेंगे 20,000 हर्ट्स से ऊपर की जितनी भी साउंड, 20,000 किलो हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी से ऊपर की जितनी भी साउंड है उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड, पराश्रव्य ध्वनि। तो ह्यूमन एक तो इंफ्रासोनिक को नहीं सुन सकता है, अल्ट्रासोनिक को नहीं सुन सकता है, ऑडिबल साउंड को सुन सकता है, श्रव्य ध्वनि को, जिसकी रेंज होती है 20 हर्ट्स से 20 किलो हर्ट्स, ऑप्शन बी। चमगादड़ आपने देखे होंगे, बैट्स, जो चमगादड़ होते हैं वो एक ध्वनि जो प्रोड्यूस करते हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो बैट्स होते हैं, चमगादड़, कौन सी ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड्स, यानी 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर फ्रीक्वेंसी होती है उन साउंड्स की। और एक डिवाइस होती है सोनार, आगे जिक्र कर रहे होंगे इसका। सोनार में भी जो है अल्ट्रासोनिक साउंड्स का ही इस्तेमाल हम करते हैं। ये वाली ध्वनि एक्चुअली इंसान तो नहीं सुन पाएंगे इनको लेकिन जानवर सुन सकते हैं। तो ये पैदा कैसे होती है? इंफ्रासोनिक की बात करें, जो नेचुरल डिज़ास्टर होती हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे भूकंप है, सुनामी वगैरह, ये इनसे निकलती है इंफ्रासोनिक साउंड। पिछले सवाल को ऐसे कर सकते हैं, मनुष्य को ध्वनि कंपन जो होती है, साउंड वाइब्रेशन की अनुभूति किस आवृत्ति यानी किस फ्रीक्वेंसी सीमा में होती है? वही पिछला ही क्वेश्चन है, अभी देखा है हमने 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की साउंड इंसान सुन सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई कौन सी है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो मेज़र की जाती है वो डेसिबल में करते हैं, इसको आप इससे दर्शाते हैं डेसिबल को। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर आपके लिए यूपीपीएससी लेखपाल और वीडियो के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन शुरू हो चुके हैं। आप फ्री हैं, एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके साथ अनअकैडमी पर अभी कॉम्बो ऑफर चल रहा है 12 महीने के लिए। यूपीपीएससी, यूपीएससी और वीडियो की परीक्षा के लिए आप एक साथ इस कॉम्बो को अवेल कर सकते हैं। ऐसे ही 6 मंथ के लिए है ये। और डायरेक्टली आप अनअकैडमी की प्लस क्लासेस लेना चाहते हैं तो इसमें आप जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज़ चल रही है, इसको ज्वाइन कीजिए। ये हर संडे को होती है सुबह 10 बजे और ये फ्री टेस्ट सीरीज़ है। और इसमें आप रैंक 1, 2, 3 लेकर के आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप, यानी अनअकैडमी के जो प्लस कोर्सेज हैं वो फ्री में पढ़ने को मिलते हैं सारे 1 ईयर तक। साथ ही लेखपाल के मॉक टेस्ट और कांस्टेबल के मॉक टेस्ट फ्री अवेलेबल हैं अनअकैडमी पर। ये भी स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज़ हैं और वीडियो एग्जाम की भी। अनअकैडमी के बैच कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसमें लोअर पीसीएस का बैच है, कांस्टेबल का बैच है और लेखपाल के बैच ऑलरेडी रनिंग है। साथ ही वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी आप अनअकैडमी पर कर सकते हैं यहाँ जुड़कर। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो लेखपाल की परीक्षा है उसकी तैयारी आप अपने समय के अकॉर्डिंग कोई सा भी एक पैक चूज़ कर सकते हैं, सेम कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। और आप 30% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं मेरे रेफरल कोड पर IALI10 पर, जो कि अभी अवेलेबल है। अनअकैडमी पर आप यूपीपीएससी, लोअर, अपर, आरओ, यूपीएसआई, पैट, लेखपाल, बीओ ऑप्शनल कोर्सेज की तैयारी कर सकते हैं यहाँ जुड़कर। तो डायरेक्टली या तो आप स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू जो है यूपीपीएससी, यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं या फिर प्लस में ऐड होकर के कर सकते हैं। तो 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ और 3 मंथ, इन सारे ये अलग अलग सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। इनमें से कोई भी आप अवेल कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है IALI10। IALI10 यूज़ करेंगे तो आपको 30% का डिस्काउंट अभी चल रहा है। ये किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ, अनअकैडमी का जो यूपी मंत्रा चैनल है यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब पर यूपी मंत्रा चैनल है जिस पर मेरी लाइव क्लासेस चलती हैं डेली 4:30 बजे, ठीक है। तो 4:30 बजे आज भी लाइव क्लास है, जीएस का प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करेंगे
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस क्लास का, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका जो है इवेंट का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिएगा। ये डायरेक्टली 4:30 बजे आप यूपी मंत्रा चैनल पर आ जाइए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ध्वनि का जो तारत्व होता है, जो पिच होती है, साउंड की जो पिच होती है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है? साउंड की पिच किस पर निर्भर करता है? जो साउंड का पिच होता है तारत्व का, इसका मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति की जो ध्वनि है, जो आवाज़ है, साउंड है, वो कितनी मोटी है और कितनी पतली है, यही होती है आपकी पिच। तो ये याद रखिएगा, जो साउंड का पिच होता है वो हमेशा उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जो मेल होते हैं यानी पुरुष होते हैं, उनमें जो पिच होती है, मेल्स में या लड़कों में जो ध्वनि का तारत्व या हम कहेंगे जो साउंड का पिच है वो कम होता है, इसलिए आवाज़ मोटी लगती है। फीमेल्स में या गर्ल्स में, जो फीमेल्स हैं और जो बच्चे होते हैं उनमें ये पिच हाई होता है, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ पतली लगती है या तेज़ लगती है मेल्स के मुकाबले। तो ये प्रश्न भी पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। पिच किसकी हाई होती है? मेल्स एंड फीमेल्स में पिच हाई होती है महिलाओं की, ठीक है। इसका आंसर आप करेंगे ऑप्शन ए। अगला देखिए, डॉपलर इफ़ेक्ट, जो डॉपलर प्रभाव है वो किससे संबंधित है? देखिए इसमें क्या होता है डॉपलर इफ़ेक्ट में, मान लीजिए कोई सोर्स का मतलब है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। मान लीजिए ये ध्वनि और ये लिसनर यहाँ पर खड़ा है, इसको ये साउंड जो है सुनाई दे रहा है। तो मान लीजिए ये सोर्स कोई ट्रेन था, ट्रेन से आवाज़ निकल रही, ट्रेन के हॉर्न से, और ये ट्रेन आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे लिसनर के बीच की, सोर्स के बीच की डिस्टेंस या इनके बीच में जो स्पेस है कम या ज़्यादा होगा, या आप कह सकते हैं अगर लिसनर और सोर्स के बीच में कोई मोशन हो रहा है तब जो आवाज़ होगी उसकी फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है। यही है डॉपलर इफ़ेक्ट। तो इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस जब चेंज होगी, चेंज कब होगी? जब यहाँ मोशन होगी सोर्स में या लिसनर में, तो उस वक्त में इस जो साउंड है, इस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो बदल जाएगी। यही है डॉपलर इफ़ेक्ट। तो किससे संबंधित हुआ ये? साउंड से, ध्वनि से, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति है यानी फ्रीक्वेंसी और जो उनकी पिच होती है तारत्व, के बीच में क्या संबंध है? एक प्रश्न हमने पिच पर अभी पीछे किया है, तो इसमें हमने अभी पीछे डिस्कस किया था। एक सवाल ऐसे पूछता है अलग से कि महिलाओं की जो आवाज़ होती है, जो पतली आवाज़ होती है, वो किस कारण से होती है? क्योंकि उनकी पिच हाई होती है। उनकी पिच इसलिए हाई होती है कि उनकी आवाज़ में जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है। याद रखिएगा, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो ही हाई पिच होगी, और ये महिलाओं में होती है। जो पुरुषों की आवाज़ होती है उसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी कम होती है और उनकी पिच भी कम होती है। तो इसमें ऑप्शन ए सेलेक्ट करेंगे हम। उच्च आवृत्ति, उच्च पिच, यानी हायर फ्रीक्वेंसी, हायर पिच। जैसे सिंगर्स, फीमेल सिंगर्स होती हैं, उनकी आवाज़ की पिच देखते हैं आप, तीखी, तेज़, यानी पतली आवाज़ एकदम। लेकिन पुरुषों की आवाज़ में होती है लाउडनेस। नेक्स्ट देखेंगे, जो ध्वनि होती है, ध्वनि की जो स्पीड है उस पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? यानी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें तब ध्वनि की जो स्पीड है या गति है उसकी, इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इसको याद रखिएगा, जब कभी भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टी फॉर टेम्परेचर, और ये अप है एरो, तो इसका मतलब है टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं। जब कभी भी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में टेम्परेचर में मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशन है ज़्यादा होने लगता है, जिस वजह से जो साउंड की स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देंगे तो साउंड का स्पीड भी हमारा कम हो जाता है। दोनों प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। तो यहाँ पर वृद्धि वाला दिया है, तापमान में वृद्धि का ये करवा दिया है, तापमान में कमी का ये करवा दिया है, ठीक है। तो दोनों याद रखने हैं। जब टेम्परेचर में आप वृद्धि करते हो तो इसमें ध्वनि की चाल जो है, साउंड की स्पीड भी बढ़ जाती है। अगर इसी सवाल में हम टेम्परेचर की जगह प्रेशर कर दें, दाब कर दें, तब क्या होगा? और जब कभी भी हम प्रेशर यानी दाब को इंक्रीज़ करते हैं तब जो साउंड की स्पीड है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे ही रहती है। तो माध्यम का जब भी टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करेंगे, जिस माध्यम में, मान लीजिए किसी माध्यम में, चाहे सॉलिड, चाहे लिक्विड, चाहे गैस, किसी माध्यम में ध्वनि ट्रैवल कर रही है और उसका आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दे रहे हैं, तब साउंड की स्पीड भी बढ़ जाएगी। और उसी माध्यम का टेम्परेचर जब आप डिक्रीज़ कर दे रहे हैं तब साउंड की स्पीड कम हो जाएगी। पहले का आंसर ए हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देखिए, सुपरसोनिक गति या सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है?
तो यहाँ पर जो सुपरसोनिक गति है, सुपरसोनिक स्पीड है, इसकी सिंपल डेफिनेशन ये होती है, जो कोई भी वस्तु हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी चाल हमारी जो ध्वनि है, जो हमारी साउंड है, अगर साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो जाए, किसी वस्तु की चाल अगर ध्वनि की चाल से अधिक होती है तो वो स्पीड कहलाती है सुपरसोनिक स्पीड। ऑप्शन ए कर सकते हैं आप। जैसे एयरक्राफ्ट्स होते हैं, बुलेट्स होते हैं, रॉकेट्स होते हैं, इनकी जो स्पीड है क्या होती है, वो साउंड से ज़्यादा तेज होती है। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि ऑप्शन में क्या है, ठीक है। यहाँ गति है और सॉरी यहाँ पर ध्वनि है और यहाँ पर प्रकाश है, ठीक है। बहुत स्लाइट डिफरेंस है यहाँ पर किस में, इन ऑप्शंस में। तो ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, सुपरसोनिक स्पीड। ध्वनि की गति जितनी होती है किसी भी माध्यम में, अगर उससे स्पीड किसी वस्तु की ज़्यादा होती है तो सुपरसोनिक स्पीड में आती है। ऑप्शन ए होगा इसका सही। सवाल अगला देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हवा में, एयर में जो ध्वनि की गति है वो कितनी होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो साउंड की स्पीड है एयर में कितनी होती है। भाई एयर जो होती है, एयर क्या होती है, एयर क्या है, गैसेस है, किसका, मिक्सचर है गैसेस का। तो अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पर एयर में स्पीड देखोगे किसकी, साउंड की, तो ये होती है 332 मीटर पर सेकेंड। या ऑप्शन में आपको इसके करीब मिलेगा 331 मीटर पर सेकेंड। और एक ऑप्शन में आपको बेहद करीब भी दिखेगा, ये है 344 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ध्वनि की होती है, लेकिन ये 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होती है। और अगर आप देखोगे ऑप्शन में तो आपको 332 मीटर पर सेकेंड होती है किसकी, ये याद रखनी है। ऑप्शन में अगर नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन में इसके करीब वाला ऑप्शन चेक करेंगे हम, 331 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस माध्यम में 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिक गति के साथ यात्रा करती है, कौन, साउंड। तो निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिक गति से यात्रा करती है। देखो इसमें अगर यहाँ पर देखो, एल्युमिनियम है, वाटर है, गैस है, माध्यम यहाँ सिर्फ दिए हुए हैं। अगर तीनों अलग अलग माध्यम की चीज़ें हैं तो याद रखिएगा सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करती है। सॉलिड है यहाँ पर, क्या पर एल्यूमिनियम है सॉलिड, तो ऑप्शन ए सेलेक्ट करेंगे। अगर आप दूसरे और मेटल्स में भी कंपैरिजन करने लगें तो एल्यूमिनियम में ही सबसे ज़्यादा सर्वाधिक होगी। उसके बाद अगर निकिल में देखेंगे, निकिल में और कम होगी। उसके बाद नंबर आता है स्टील का, और स्टील के बाद आयरन, ठीक है। और अगर यहाँ पर सिर्फ ये ऑप्शन हटा करके आयरन भी दे दे तो यहाँ आयरन को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर खाली आपको सॉलिड्स के ही एग्जाम्पल, सॉलिड्स में ही आपको दे रहा है क्या ऑप्शंस को, तो आप इस ऑर्डर में चुनेंगे। ये स्पीड इसमें ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम और उससे कम, किसकी, साउंड की। ये माध्यम है साउंड के लिए, ठीक है, मीडियम है जिससे होकर के हमारी ध्वनि गुजर रही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अपश्रव्य ध्वनि इनमें से कौन सी, इंफ्रासोनिक साउंड कौन सी होती है। हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, जो आपसे 0 से 20 हर्ट्स तक की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इंफ्रासोनिक होगी, यानी 0 से 20 हर्ट्स तक। तो 20 हर्ट्स के नीचे की आवृत्ति की जो आवाज़ें हैं, साउंड्स हैं, वो क्या हैं, इंफ्रासोनिक हैं, अपश्रव्य ध्वनि होती हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, पराश्रव्य ध्वनियाँ क्या हैं। वाट आर अल्ट्रासोनिक साउंड्स। ये हमने देखा था, ऐसी साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती हैं, ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती हैं, वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहलाती। या इसी को ऐसे दे सकता था, हर्ट्स यहाँ किलो हर्ट्ज में दिया है तो इसको 20,000 हर्ट्ज में भी दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इकोकार्डियोग्राफी जो होती है, इकोकार्डियोग्राफी में निम्न में से किस ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है। जो हार्ट डिजीज़ होती हैं, हृदय रोग होते हैं, उसके लिए हृदय की जो स्कैनिंग है, आप कह लीजिए इकोकार्डियोग्राफी की जाती है उसकी। और इसमें जो ध्वनि हम यूज़ करते हैं वो होती हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन भी होगा। सवाल अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सोनार का उपयोग निम्नलिखित में से कौन किसको या कौन सोनार का उपयोग करके मापा जा सकता है। सोनार क्या है। सबसे पहले तो सोनार की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है परीक्षाओं में, तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद होगी ही, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग।
तो सोनार एक डिवाइस होती है, एक apparatus है जो समुद्र की गहराई, जैसे समुद्र में कोई मलबा वगैरह गिर जाता है किसी शिप का, या कोई प्लेन क्रैश होकर समुद्र के अंदर गिर गया, कोई भी समुद्र के अंदर पानी के अंदर डूबी हुई वस्तु की जो लोकेशन है यानी उसकी जो स्थिति है उसका पता लगाने के लिए हम सोनार का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं समझते हैं इसको। सपोज करिए कोई प्लेन क्रैश होकर के समुद्र तल पर पहुंच गया है, गिर गया है समुद्र के अंदर। ये सी है आपका समंदर, ये पानी है, और ऊपर ये आपका बोट है या जहाज़ है, जो भी है इसको कहना चाहें। उस जहाज़ पर रखा हुआ है आपका सोनार डिवाइस। हमें पता करना है, आप कहीं भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इसी के आसपास होंगे, ठीक है। तो आपका ये बोट या ये जहाज़ शिप कहीं भी हो सकता है, और आपके इस पर रखा है सोनार जो डिवाइस है। सोनार डिवाइस में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है इसका ट्रांसमीटर, ठीक है, और एक होता है इसमें रिसीवर। तो इस ट्रांसमीटर से जो है यहाँ से क्या निकलती हैं, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं यहाँ से। और ये अल्ट्रासोनिक वेव्स, इससे जब ऑब्जेक्ट जहाँ भी होगा ये चलता जाएगा आगे आगे की ओर या पीछे की ओर, जैसे भी है। ये अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं इस मलबे से या इस ऑब्जेक्ट से टकराएंगी जो पानी के अंदर गिर चुका है, और टकरा कर ये वापस आएंगी कहाँ, रिसीवर के पास में। रिसीवर के पास आने में इसने कितना टाइम लिया, इस टाइम के अकॉर्डिंग इसकी डिस्टेंस पता कर ली जाएगी कि कितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से पड़ा हुआ है इस लोकेशन से। तो इसमें क्या है, हम अल्ट्रासाउंड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पद्धति क्या है, इसको हम बोलते हैं सोनार, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी अल्ट्रासोनिक वेव है, और ये रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासोनिक वेव है जो वापस से रिसीवर को गई। ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों ही सोनार के पार्ट्स होते हैं। तो इसमें आंसर क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शंस देखिए आप। एक सिंगल ऑप्शन आपसे जो पूछता है बनता है इसमें कि पानी के नीचे की वस्तु की स्थिति पता लगाने के लिए। अब यहाँ पर आपके लिए क्या क्या है ऑप्शन में, पानी के नीचे वस्तु की डिस्टेंस, बिल्कुल डिस्टेंस पता लग रही है कितनी है यहाँ पर। जब डिस्टेंस पता लगेगी तो डायरेक्शन का भी ये पता लगाएगा इसमें। और स्थिति अगर गति में है तो स्थिति का मतलब वही है कि यहाँ पर स्थिति में सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो इसकी गति भी इसमें ही। तो ये क्या है, ये ऑल जितने भी ये पर्पस हैं इस सोनार से सॉल्व होते हैं। समुद्र के अंदर के जितने भी होंगे वो क्या होगा, सोनार की हेल्प से हम करते हैं। सबमरीन आपने सुना होगा, जो पनडुब्बी होती हैं, जैसे दुश्मनों की पनडुब्बी चल रही हो, अंडर वाटर ही चलती हैं, ठीक है। तो भाई ऐसे तो नहीं रुकी हुई हैं, ये चलती होंगी, स्पीड में होंगी। तो इनका भी पता इसी सोनार डिवाइस से हम लगा लेते हैं। स्पीड में है यानी वस्तुओं की गति, पानी के अंदर जो वस्तुएं गति कर रही हैं उसका भी पता हम सोनार से ही लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में डोपलर इफेक्ट नहीं देखा जाता है। तो हमने ये पहले डिस्कस किया था। इसमें एक कंडीशन आप याद रखिएगा, जब भी स्रोत और जो श्रोता का वेग है, यानी जहाँ से साउंड आ रही है और जहाँ पर पहुँच रही है, यानी श्रोता जो सुनने वाला है उसको, इनका जब स्रोत और श्रोता का वेग जो है ध्वनि के वेग के बराबर या उससे अधिक हो जाए तब ये नहीं देखा जाता है। तो स्पेशल कंडीशन है ये इसकी। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा गूंज का एक कारण होता है, कॉज ऑफ इको। इको क्या होती है इसको समझते हैं पहले। यहाँ पर देखिए, ये एक वॉल है, एक दीवार है, और यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ से आपने चिल्लाना शुरू किया और ये आपकी साउंड यहाँ गई, इस दीवार से टकराई। दीवार से टकराने के बाद, इस दीवार से टकराने के बाद ये साउंड वापस आएगी, आपके कानों को फिर सुनाई देगी। जैसे कभी आपने देखा होगा, नया घर बनता है या हॉल है, कोई भी कमरा होगा नया, उसमें कुछ भी नहीं होगा, खाली रहने दीजिए उसको, और जाइए उसमें आप कुछ बोलिए ज़ोर से। जब आप बोलेंगे तो आवाज़ आपकी, जब आप बोलते हैं, जो आवाज़ से आप बोलते हैं वही आवाज़ आपको फिर से वापस से सुनाई देती है, ठीक है। ये वही आवाज़ होती है जो आपने बोली और वो दीवारों से टकराई, दीवारों से टकराने के बाद में वो आपके कानों तक वापस आई, ठीक है। इस वापस हुई आवाज़ को हम कहते हैं, इसी जो आवाज़, इसको हम बोल रहे हैं क्या, गूंज। कि आपकी आवाज़ गूंज रही है, ठीक है। इस आवाज़ के गूंजने को ही हम बोलते हैं क्या, इको। तो इको का मतलब क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ टकराई और ये रिफ्लेक्ट बैक हुई है। तो इसको हम कहेंगे ध्वनि का किसी भी कठोर सतह से टकरा करके वापस लौटना कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। अब इको क्या होती है, गूंज क्या होती है, जो रिपीटेशन होती है साउंड की, द रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाई रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड एज इको। तो इको क्या है, हमारी एक रिफ्लेक्टेड साउंड है, ये ऑप्शन सी। एक और प्रश्न है, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं उसको। जो चमगादड़ होते हैं, चमगादड़ अपना जो शिकार होते हैं उसको कैसे पकड़ते हैं वो।
मान लीजिए एक चमगादड़ है और ये रात में उड़ रहा है और चमगादड़ जो है शिकार तक इस कैसे पहुंचेगा। तो ये जो है चमगादड़ प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासाउंड्स को, अल्ट्रासोनिक वेव्स को ये प्रोड्यूस करता है। और इस ये साउंड जहाँ भी टकरा कर, जिस ऑब्जेक्ट से टकरा कर के वापस आती है, और इसको पता लग गया था कितनी दूरी पर इसका शिकार है। इसी से ये आइडिया लगा लेता है कि कहाँ से टकरा करके इसकी जो साउंड है, अल्ट्रासोनिक साउंड है या अल्ट्रासाउंड्स हैं, ये टकरा करके वापस लौटी हैं। उसी के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस को भांप लेता है और अपने शिकार को पकड़ लेता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो बैट्स होते हैं, बैट्स यूज़ अल्ट्रासाउंड टू फ्लाई एंड टू सर्च देयर प्रे। अपने शिकार को पकड़ने के लिए जो चमगादड़ हैं वो क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी पराश्रव्य तरंगों को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे और आखिरी क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति की एक इकाई है? फ्रीक्वेंसी होती है 1 डिवाइड बाई टाइम पीरियड, और 1 डिवाइड बाई टाइम पीरियड की जो यूनिट है वो होती है सेकेंड, और इसको जब आप ऊपर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो साइकिल पर सेकेंड है, यही कहलाएगा आपका क्या, सेकेंड माइनस 1 या सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका था साउंड पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट। चलिए इसमें एक फैक्ट और देख लीजिए। जो एक प्रश्न पूछा जाता है कि साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा डिवाइस कन्वर्ट करता है, तो ये होता है आपका माइक्रोफोन। ये होता है आपका माइक्रोफोन, कई बार परीक्षा में ये पूछा हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।